हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। तो सीटेड एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। ओके, चलिए। और ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, या जो है अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र, या जो है ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता, या आनुवंशिकता से पूर्व क्रमादेशित? बताइए, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? पहला का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो, पियाजे, गोहलबर्ग, वाइगोस्की वाली, तो क्लास देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। तो सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं? ज्ञान के सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे अविगतन ए है और कारण ए है। अविगतन ए क्या कह रहा है कि सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को जो है उद्दीप्त करती है। कारण आर क्या कह रहा है कि विकास के सही पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुनिए आप इसमें। चलिए बताइए सब लोग, कौन सा सही है, कौन किसकी व्याख्या करता है, नहीं करता है, ये आपको बताना है। दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। अविगतन ए क्या कह रहा है? सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं से संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है। बिल्कुल सही है ये अविगतन ए। कारण आर क्या कह रहा है कि विकास के सही पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ पे ए और दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। ठीक है। प्रश्न क्या है? जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए जो है कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही जो है नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया के परिणाम है, या जो है विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, या विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, या विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता निर्धारित है? तीसरे का जवाब दीजिए सब लोग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। यह उदाहरण जो है विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बहुत ही कम लाइक है। आज की इस वीडियो में 100 लाइक हो जानी चाहिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, जितना लोग वीडियो को देख रहे हो। तो यह जो उदाहरण है विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया के परिणाम का जो है उदाहरण है आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए, प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? ये शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। 4 का पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? विषय वस्तु को रटकर याद करने पर अनन्य रूप से बल देगी, या पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र की ध्यान रखेगी, या विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त के क्रम में प्रस्तुत करेगी, या इनाम और दंड को अधिगम के लिए अति महत्वपूर्ण मानेगी? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? तो वह करेगी भाई पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को जो है ध्यान रखेगी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, ये विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? इस सीमा या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या अग्रिम संगठक या जो है अनैच्छिक क्रिया है। 6 का जवाब दीजिए सब लोग, 6 का जवाब दीजिए सब लोग। यह क्या कहलाती है? तो यह जो है स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतः क्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? किसने किया था बताइए, किस सिद्धांतकार ने? लेओ वाइगोस्की, बीएफ स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। किस सिद्धांतकार ने यह प्रतिपादित किया था कि सामाजिक अंतः क्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये कहा था लेओ वाइगोस्की ने। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा लेओ वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? देखिए, कल जो मैंने क्लास लिया है, मैं जो क्लास लिया हूं उस क्लास को देख लेना, ठीक है। उससे तीनों से 100% क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। कोई भी सेट में करवाता हूं, आप उसमें देखिए, वाइगोस्की, लेओ वाइगोस्की हो गया, एंड आपका कोहलबर्ग हो गया, ठीक है, जीन पियाजे हो गया, हार्वर्ड गार्डनर हो गया, ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं। तो निम्न में से कौन सा लेओ वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? इसमें पारस्परिक अध्यापन, सक्रिय अनुकूलन, प्रतिपादक अधिगम या यंत्रवत याद करना। तो 8 का यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारस्परिक अध्यापन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फिर से। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है, कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है? अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हेंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है तो तब हेंज को ऐसा करने की जरूरत नहीं दी जानी चाहिए, ये क्या है बताइए? ये कल सेम टू सेम क्वेश्चन कल की वीडियो में करवाया था, कल की क्वेश्चन में, कल की क्लास में सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था ये वाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हूं मैं, यही क्वेश्चन। तो यहां पे कानून और व्यवस्था अभिमुखता आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न में से जो है कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? बताइए सब लोग, कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? पहला क्या कह रहा है कि विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। दूसरा है सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देशन पर जोर देना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंडों को जो है प्राप्त करना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। तो 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पहला वाला ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बुद्धि जो है प्रकार, कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि या स्फटिकी की बुद्धि? बताइए कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? इसमें 11 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें जो है ये है, एंड ये है, ये है, ये वाली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्फटिकी बुद्धि। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। इनमें से कौन सी जो है शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? बताइए इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना, जेंडर आधारित अधिगम कार्य देना, जेंडर विशिष्ट भूमिका और व्यवहारों पर बल देना, या कक्षा में जेंडर पूर्वग्रहों पर चर्चा सुधार करना। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे 12 का जो है ऑप्शन यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, कि कक्षा में जेंडर पूर्वग्रह पर चर्चा सुसाध्य करना। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए, या वैयक्तिक विभिन्नताओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, या वैयक्तिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वैयक्तिक विभिन्नताओं को मुख्य बाधा समझना चाहिए? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का समूह विविधतापूर्ण हो, उसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसमें अध्यापक को वैयक्तिक विभिन्नताओं को पक्ष पोषित और सम्मानित करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यार, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। इतने लोग देखते हो और वीडियो को कोई लोग नहीं लाइक करते हो, तो फटाफट लाइक कर दो सब लोग। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए अधिगम, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, या पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण? एनईपी 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, ये ही जो है प्रस्तावित करती है। 14 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नत कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों के किसके चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह किसके देने का जो है मौका देता है? बताइए किसको देने का मौका देता है, ये किसको बढ़ावा देगा, ये बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। 15 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए यही दोनों में से बताइए आप लोग, यही दोनों में से बताइए आप लोग। आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नत कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न जो है अब सारी चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह जो है अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कथन और तर्क वाला है कि कथन ए क्या कह रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है। तर्क आर क्या कह रहा है कि अपने समुदाय और विरासत संबंधित अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है। इसमें बताना है कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसकी सही व्याख्या करता है, कौन किसकी सही व्याख्या नहीं करता है, ये आपको बताना है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए ये भी आपका सही है, ये भी सही है, इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी किसके भेदक लक्षण है? वाचन वैफल्य, लेखन वैफल्य, गुणज वैफल्य, या उत्साह वैफल्य? बताइए किसके ये भेदक लक्षण है? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये जो है लेखन वैफल्य के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? इसमें बताइए निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना, या विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, या मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना, या अधिगम प्रक्रिया में विविध प्रकार से सम्मिलित करना? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 30 में से अगर आप लोग 10 से 12 प्रश्न भी आप सही कर ले रहे हो तो आपकी तैयारी बेस्ट है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका स्कोर जाएगा, क्योंकि अभी 1 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम। इसमें कौन सा जो है सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? ये वाला दूसरा वाला कि विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, अलग आपको नहीं करना है, नामीकृत नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे वे प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और संप्रेषण जो है कर सकें? बताइए। ऑप्शन देख लीजिए फिर आप लोग जवाब दीजिए, इसी में से उत्तर दीजिए आप लोग। कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 19 का जवाब दीजिए सब लोग।
बताइए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे वे प्रभावशाली ढंग से सीख सकें और संप्रेषण कर सकें। तो संकेत भाषा का प्रशिक्षण हमें देना है, ठीक है। और यहाँ पे पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को सुविधा देना है, स्पर्शनीय मुद्रित सामग्री देना है। तो पहला, तीसरा, चौथा देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा आपका यहाँ पे इसमें सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे पहला नहीं होगा, संकेत भाषा नहीं होगा, क्योंकि दृष्टिबाधित हैं वो देख ही नहीं पाएंगे, तो ब्रेल भाषा का प्रशिक्षण आपको देना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। संकेत भाषा का परीक्षण नहीं देना, क्योंकि वो दृष्टिबाधित देख ही नहीं सकते, तो संकेत समझेंगे ही नहीं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा, चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है इसमें, बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना, उन कामों को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जो उन्हें चुनौतीपूर्ण लगते हैं, अन्वेषण और अधिगम के लिए उत्सुकता, एक या अधिक क्षेत्रों में उच्चतम श्रेणी की उपलब्धि। 20 का जवाब दीजिए। तो इसमें नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो ये परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना, तो हमें परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम नहीं करना है, ठीक है ना, सीखना नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बताइए। विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए, या प्रत्यक्ष निर्देशन का इस्तेमाल करना चाहिए, या उन विद्यार्थियों को शर्मिंदा और दंडित करना चाहिए, या जो है भ्रांतियों को अनदेखा करना चाहिए। 21 का जवाब दीजिए। ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो 21 का पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं, बताइए। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक करो सब लोग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे बच्चे जो है बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक भी क्लासेस आपसे छूटनी नहीं चाहिए एग्जाम तक, और आगे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी, टीचिंग एग्जाम की जो भी अपडेट आया करेंगी। तो विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं, वो सीखते हैं विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन और तर्क वाले, ये अब जो है जब से ऑनलाइन आपका एग्जाम हो, ये वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कथन ए क्या कह रहा है, एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए, और जिन संप्रत्यों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। तर्क आर है, अधिगम एक रेखी तरीके से होता है, तो इसमें कौन कौन सा सही है आपको बताना है। 23 का जवाब दीजिए सब लोग, बताइए सब लोग। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए, और जिन संप्रत्यों का आकलन हो चुका है उनका कोई संदर्भ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही है ये। तर्क आर क्या है, अधिगम एक रेखी तरीके से होता है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही से व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है ये, विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प जो है प्रभावशाली है, बताइए। सभी विकल्प को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा प्रभावशाली है इसमें। विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है। अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया, विद्यार्थी की सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट प्रशंसा करना, विद्यार्थी को बार बार इनाम और दंड देना, विद्यार्थी को सिर्फ तभी स्नेह दर्शाना जब वो वांछित व्यवहार प्रस्तुत करे। तो इसमें कौन सा जो है इसमें विकल्प प्रभावशाली है, 24 को जवाब दीजिए। सबसे बेस्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला ही वाला आपका सबसे बेस्ट आपका आंसर है, ये वाला। अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया, ठीक है। चलिए, बार बार आपको प्रशंसा नहीं करनी है आपको, ठीक है, ना ही आपको दंड देना है बच्चों को, ठीक है, ना ही वांछित व्यवहार आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित करता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा, गर्व, आशा, आनंद या दुश्चिंता का, बताइए सब लोग। जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा, दुश्चिंता का जो है अभाव होगा, एहसास होगा, ठीक है।
ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की जो है अधिगम अप्रेरणा को बढ़ावा देती है? बताइए, निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अप्रेरणा को बढ़ावा देती है? ये वाला, विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना, ठीक है, ये बढ़ावा देती है अभिप्रेरणा को, अधिगम अभिप्रेरणा को। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? भ्रांति, समायोजन, संकल्पनात्मक मानचित्रण या अधिसंज्ञान? 27 का जवाब दीजिए। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाती है। 27 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरणों को क्या नहीं करना चाहिए? बताइए, बताइए सब लोग। तो गैर उदाहरणों का जो है इस्तेमाल उस संप्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? बताइए, कौन सा नहीं है इसमें? ये है, ये है, ये है, ये वाला नहीं है, तीसरा वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करना चाहिए? सभी लोग 30 के जवाब देंगे। बहुत अच्छे भाई। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध करना चाहती हैं, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध करना चाहिए, ठीक है, उस अध्यापिका को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।